नेक्स्ट हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेफ्ट क्या है और आरटीजीएस क्या है। अभी मैं आपको प्रॉपर एक कंसेप्ट क्लैरिटी कराऊंगी कि नेफ्ट आरटीजीएस क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, और इसके बाद मैं आपको इनका डिफरेंस कराऊंगी, क्योंकि समटाइम्स पेपर में डिफरेंस आ जाता है कि नेफ्ट क्या होता है और आरटीजीएस क्या होता है। बस एक जो चीज, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो के स्टार्टिंग में ये चीज बोली थी कि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के दो मेथड हैं। दो मेथड कौन कौन से हैं उसके, एक है नेफ्ट, मतलब ये भी उनके अंदर, उसकी कैटेगरी के अंदर ही आता है, नेफ्ट और आरटीजीएस। अगर आप लोगों ने ये वीडियो ध्यान से, पिछली वाली ध्यान से सुनी होगी तो आप लोगों को ये चीज पता होगी कि नेफ्ट और जो आरटीजीएस है वो ईएफटी का ही एक तरीके से पार्ट है। ठीक है, सो अब हम लोग इसको करने वाले हैं कि नेफ्ट इन डिटेल क्या है। जब जरूरत नहीं है कि आप विजिट करो पर्सनली उनकी लोकेशन, ठीक है, आप उसी बैंक में जाओ, या आप उस पर्सन के पास बॉम्बे में है, दिल्ली में है तो आप वहां पे जाओ, इस तरीके की कोई जरूरत नहीं है। इजीली आप लोग अपने बैंक में जाके, बट मेक श्योर मैं वर्ड क्या यूज कर रही हूँ, अपने बैंक में जाके आपको एक नेफ्ट फॉर्म फिल करना पड़ता है। उस फॉर्म को फिल करके जिस पर्सन को भी मैंने पैसा डिपॉजिट कराना है या जिस पर्सन को भी पैसा ट्रांसफर करना है, उस पर्सन को मैं इजीली पैसा ट्रांसफर कर सकती हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने इसीलिए लिखा हुआ है कि आपका ये है क्या, नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर विद इन इंडिया। अगर आप लोग पैसा ट्रांसफर करना चाहते हो आप कर सकते हो। ठीक है, तो अभी इसकी फंक्शनिंग मैंने बताई कैसे होएगा। बैंक में जाना पड़ेगा, यू हैव टू फिल फॉर्म, एंड नेफ्ट फॉर्म होता है, उस पे वो जिस पर्सन को मैंने पैसा डिपॉजिट कराना है, फॉर एग्जांपल वो पर्सन अभी बॉम्बे में रहता है तो उसका अकाउंट नंबर, जो भी उसका आईएसएफसी कोड है, ठीक है, वो मैं फिल करूंगी और उसको पैसा इजीली ट्रांसफर कर सकती हूँ। ठीक है, सो ये था नेफ्ट। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। आपको थोड़ा बहुत पता चल गया कि आपको अपने बैंक में तो एटलीस्ट जाना पड़ेगा, बॉम्बे नहीं जाना पड़ेगा बट अपने बैंक में जाना पड़ेगा ये काम करने के लिए। सो इट रेफर्स टू नेशन वाइड सिस्टम दैट फैसिलिटेट्स इंडिविजुअल्स, फर्म्स, कंपनीज, कि किसी पर्सन को भी वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो अपना पैसा इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर कर सकते हैं from any bank branch to any individual company having an account with any other bank in the country। देखो कितने वर्ड्स लिख दिए उन्होंने। उन्होंने ये बोल दिया कि आप कहीं पे भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, किसी ब्रांच में भी, ठीक है, किसी पर्सन को भी, इरिस्पेक्टिव कि उसका किस बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा है, मैं अपने बैंक में जाऊंगी और मैं उसको कर सकती हूँ पैसा ट्रांसफर, किसी पर्सन को भी और किसी ब्रांच का भी वो पर्सन है उसको कर सकती हूँ। ठीक है जी। सो नेफ्ट सेटल ट्रांजैक्शन इन बैचेस, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, इसको हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन नेफ्ट एंड आरटीजीएस। नेफ्ट में जब भी ट्रांजैक्शन सेटल होती है वो बैचेस में होती है। मैं आपको पहले समझाती हूँ। एग्जाम्पल सुनिए, यहाँ पे लिखी भी है, चलो मैं यही वाली ले लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एज पर आरबीआई नॉर्म्स, नेफ्ट सेटलमेंट टेक प्लेस 11 टाइम्स अ डे ड्यूरिंग वीकेंड्स या वीकडेज जो भी होते हैं ना, एक दिन में 11 बार की आपकी ट्रांजेक्शन होनी है। मतलब कि वो पहले ये नहीं कि आप गए पहले, ठीक है, एक बच्चा गया तो उसने बोला कि नेफ्ट कर दो, तो उन्होंने पहले एक बंदे का पैसा ट्रांसफर करा, फिर दूसरा कोई गया फिर उसका पैसा ट्रांसफर करा, नहीं, वो एक बैच बनाएंगे, ठीक है, एक ग्रुप बनाएंगे कि जब तक उनके पास 10-11 पर्सन इकट्ठे नेफ्ट फॉर्म सबमिट ना करा दें, फिर वो इकट्ठे उनको क्या करेंगे, सेटलमेंट करेंगे। समझ में आया? मतलब वो एक एक पर्सन की वेट नहीं कर रहे कि आप आए तो आपका पैसा डिपॉजिट करा दिया, आप आए तो आपका पैसा ट्रांसफर कर दिया, नहीं, वो पहले वेट करेंगे कि 4-5 बंदे जो है, 4-5 कस्टमर इकट्ठे आके उनको जो है पैसा दे दें ट्रांसफर करने के लिए, नेफ्ट फॉर्म दे दें, फिर उसके बाद वो ट्रांसफर करेंगे। तो अब ये लाइन समझ में आई कि जो सेटलमेंट होती है वो सेटलमेंट बैचेस में होती है, अकेली अकेली ट्रांजेक्शन आपकी सेटल नहीं होती। सो अब दोबारा एग्जाम्पल पे आ रही हूँ। एज पर आरबीआई नॉर्म्स, नेफ्ट जो है वो सेटलमेंट 11 टाइम, एक दिन में 11 बार होती है, ठीक है, टाइम इसका क्या है, 9 to 7, आप याद रख सकते हो, और 5 टाइम्स होती है, 5 बार होगी सैटरडेज को, ठीक है, संडे को तो बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला। एनी ट्रांजेक्शन इनिशिएटेड आफ्टर अ डेजिग्नेटेड सेटलमेंट टाइम, कि कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आपकी जैसे 7 बजे के बाद होती है, डेजिग्नेटेड टाइम की जो आपको टाइम दिया गया है, अगर इसके बाद कोई भी सेटलमेंट होती है उसको नेक्स्ट डे में माना जाएगा। तो
जाहिर सी बात है कि 7 बजे के बाद अगर आप कुछ भी नेफ्ट के लिए कर रहे हो प्रोसीड, तो वो अगले दिन में काउंट होएगा, उस दिन की आपकी ट्रांजेक्शन वो नहीं काउंट होएगी। समझ में आ गया नेफ्ट? सबसे पहले नेफ्ट में की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी इंडिविजुअल किसी भी ब्रांच से किसी भी पर्सन को, किसी भी बैंक का वो पर्सन है उसको पैसा ट्रांसफर कर सकता है इलेक्ट्रॉनिकली। सेकंड, इसकी जो डेफिनेशन है, इसका मीनिंग है कि नेफ्ट में जो ट्रांजैक्शन सेटल होती हैं वो बैचेस में होती हैं। थर्डली, आपने ये लिखना है कि वैसे तो ये 11 बार होती है वीकडेज में, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 11 बार होती है। और सैटरडे को कितनी बार होती है? 5 बार होती है। बस, चाहे लास्ट लाइन आप रहने भी दोगे तो कोई बात नहीं, चलेगा। इतना आपकी जो है आपके लिए क्लियर होना चाहिए कि ये है क्या। ठीक है, नेशन वाइड ट्रांजेक्शन्स हैं आप लोगों की। अब अमाउंट पढ़ेंगे और बाकी इसके फीचर्स पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वन लिखा हुआ है इन्होंने, फीचर्स क्या है? फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ नेफ्ट फंड ट्रांसफर नेटवर्क, जो आपकी बैंक ब्रांच है वो नेफ्ट इनेबल्ड होनी चाहिए। मतलब कि अगर आप नेफ्ट कराना चाहते हो ना, तो आपके बैंक के पास ये फैसिलिटी होनी भी चाहिए, ये नेफ्ट के फॉर्म होने भी चाहिए। नेफ्ट इनेबल्ड होएगी, ओनली देन आप ट्रांसफर कर सकते हो। अगर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं, वैसे ही इसके साथ प्लीज रिलेट मत करना, समझाने के लिए, कि अगर किसी अकाउंट में या किसी बैंक में एटीएम नहीं है तो क्या आप एटीएम फैसिलिटी ले सकते हो? नहीं ना। अगर किसी बैंक में नेफ्ट इनेबल्ड या नेफ्ट का ये सिस्टम नहीं है तो आप नेफ्ट नहीं करा सकते। तो पहला तो फीचर ये है कि उस बैंक के पास जहां से आपने पैसा ट्रांसफर कराना है, वो ब्रांच, वो बैंक आपका नेफ्ट इनेबल्ड होना चाहिए। ठीक है जी। सो सेकेंडली, नॉट ओनली इंडिविजुअल्स, फर्म्स, कंपनी, अगर कोई पर्सन का मान लो किसी का अकाउंट है, वो तो अपना नेफ्ट करा ही सकता है, बट इवन आगे लिखा है कि अगर उन कंपनीज का कोई बैंक अकाउंट नहीं है, इवन देन वो अपनी किसी भी नेफ्ट इनेबल ब्रांच से ये एज पर द इंस्ट्रक्शन अपना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर तो अकाउंट है आपका विद दैट बैंक ब्रांच तो बड़ी अच्छी बात है, ट्रांसफर कर दो। बट इन केस आपका जिस बैंक से भी, जहां से भी आप ट्रांसफर कराना चाहते हो, आपका उस अकाउंट में या उस बैंक में अकाउंट नहीं है बट वो नेफ्ट इनेबल्ड है, तो आप क्या करा सकते हो? अपना पैसा ट्रांसफर करा सकते हो। नेक्स्ट वन, ओनली इंडिविजुअल्स, फर्म्स, कंपनी मेंटेनिंग अकाउंट विद नेफ्ट इनेबल्ड बैंक कैन रिसीव फंड। नाउ आप ये सोचोगे कि सेकंड में और थर्ड में डिफरेंस क्या है? देयर इज अ डिफरेंस, मैं आपको भी बताती हूँ। यहाँ पे लिखा है कि अगर तो मेरा अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात, ट्रांसफर हो गया। अगर मेरा अकाउंट नहीं था, मान लो मेरे बैंक में या जिस बैंक में मैंने पैसा ट्रांसफर करना था, तो नेफ्ट इनेबल ब्रांच में से मैं किसी भी नेफ्ट इनेबल ब्रांच से पैसा डिपॉजिट करा सकती हूँ। नाउ हियर दे आर टॉकिंग अबाउट रिसीव, वो डिपॉजिट करा सकती हूँ, और यहाँ पे क्या लिखा है? मैं रिसीव कर सकती हूँ। रिसीव है कि मेरे बैंक जो है वो क्या होना चाहिए? नेफ्ट इनेबल्ड होना चाहिए। तो कोई भी पर्सन मुझे पैसा ट्रांसफर करना चाहेगा तो मुझे ट्रांसफर हो जाएगा, प्रोवाइडेड मेरी जो ब्रांच है वो क्या होनी चाहिए? नेफ्ट इनेबल्ड। तो ये प्लीज दो वर्ड्स को इनसर्कल कर लो जैसे मैंने अभी करे हैं, ताकि जब आप बाद में पढ़ो तो आपको पता चल जाए कि इसमें डिफरेंस क्या है। अदरवाइज बहुत स्लाइट डिफरेंस है, सिर्फ डिपॉजिट और रिसीव की बात करी है उन्होंने। नेक्स्ट वन, in case if anyone has a bank account then there is no limit। ठीक है, अगर आपका बैंक अकाउंट है जैसे मेरा है, मेरे लिए कोई लिमिट नहीं है, either minimum or maximum on the amount of funds that could be transferred using NEFT। तो अगर बैंक अकाउंट है then there is no limit। next one, in case if anyone does not have a does not has a bank account। तो एक चीज आप ध्यान रखिए, पहले इन्होंने बात करी पैसा डिपॉजिट कराना, बाद में बात करी रिसीव कराना, फिर नेक्स्ट ऑप्शन इन्होंने बात करी कि अगर बैंक अकाउंट है तो कोई लिमिट नहीं है, अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो लिमिट है। अंडरलाइन कर लीजिए, ये लिमिट लिखी है। आप कितना पैसा ट्रांसफर कर सकते हो? सिर्फ 50,000 तक का। ठीक है, 50,000 से ज्यादा अकाउंट ट्रांसफर नहीं कर सकते, अमाउंट ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका बैंक अकाउंट नहीं है। यहाँ पे इन्होंने नेक्स्ट लिखा हुआ है कि बेसिकली आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज वगैरह मिलती हैं। ये कौन सी फी चार्ज करते हैं एज सच, मैं आपको कहूँ कि बिल्कुल एग्जैक्टली मत चाहे इसको याद करना, थोड़ा आपको हिंट पता होना चाहिए ताकि आप लिख पाओ
कि अप टू 1 लाख आपका सिर्फ अगर सिर्फ 1 लाख तक का अमाउंट अगर ट्रांसफर करे तो 5 रुपए तो लगेंगे और सर्विस टैक्स लगेगा। अगर 1 से 2 लाख के लिए है तो 15 रुपए से ज्यादा आपको चार्जेस नहीं पे करने पड़ेंगे, प्लस जितना टैक्स होएगा वो लगेगा। और 2 लाख तक का होएगा तो ₹25, इससे ज्यादा आपको नहीं लगेंगे चार्जेस, ठीक है। सर्विस टैक्स तो इंक्लूड हो ही जाएगा साथ में। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो फी चार्ज आप लोग लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ट्रांसफर आपसे बैंक जो है वो डिफरेंट फी वो चार्ज करता है। फॉर एग्जाम्पल ₹5, 15 एंड 25, ठीक है। सो नेक्स्ट वन लिखा हुआ है नो चार्जेस, जो है वो मतलब लगाना, चार्जेस नहीं लगेंगे फॉर द बेनिफिशियरी और रिसीवर ऑफ फंड। मैंने यहाँ पे लिखा है कि आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। क्या बात बोली थी? चार्जेस पे करने पड़ेंगे। चार्जेस पे करने का मतलब कि अगर मैं पैसा ट्रांसफर करती हूँ, नोट माय वर्ड्स, अगर पैसा डिपॉजिट करूंगी किसी के अकाउंट में, ट्रांसफर करूंगी तो चार्जेस लगेंगे। अगर पैसा रिसीव करना है देन देयर इज नो चार्जेस। ध्यान से, बहुत इजी है ये टॉपिक, कुछ नहीं है। सिर्फ एक लाइन में लिखा है कि अगर है तो क्या करना है, दूसरे में लिखा है नहीं है तो क्या करना है। अब पहले में लिखा है कि डिपॉजिट कराना है तो चार्जेस हैं, दूसरे में लिखा है कि अगर रिसीव करना है तो कोई चार्जेस आपके नहीं है। नेक्स्ट वन लिखा है कि अगर फॉरेन रिमिटेंस करना है, फॉरेन ट्रांसफर आपने करने हैं, वो नेफ्ट के थ्रू नहीं होंगे, क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन में यही चीज बताई है जब मैंने मीनिंग बताया था कि ये नेशन वाइड ट्रांसफर है। आउटसाइड अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हो, फॉरेन में कुछ भी रेमिटेंस करना चाहते हो, तब आपको आरटीजीएस यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये आप ये फीचर याद रख लेना, ये आप आरटीजीएस में लिख सकते हो कि यहाँ पे आप लोगों को एज कोई भी जो है इस तरीके की फैसिलिटी नेफ्ट के थ्रू जो है अवेलेबल नहीं होगी, इन केस आप फॉरेन रेमिटेंस कराना चाहते हो। अब और लास्ट क्या लिखा है, आई होप सबको पता है, नेफ्ट जो है वो ट्रांजैक्शन सेटल करता है इन बैचेस, यानी कि अकेले के लिए ट्रांजैक्शन नहीं करेगा, वो वेट करेगा ट्रांजैक्शंस की, बैचेस में या ग्रुप में जिसको आप बोल सकते हो, क्लस्टर में वो आपकी ट्रांसफर जो है वो करेगा। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया है। अब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसका थोड़ा सा रेसिप्रोकल मैं कह दूं, इसका रेसिप्रोकेट करना है तो आप कर सकते हो कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, फर्स्ट डिफरेंस ये है कि वो बैचेस में ट्रांजैक्शन सेटल नहीं करता। दूसरी बात कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है, ये नेशन वाइड नहीं है, ये इवन आप अक्रॉस दी कंट्री भी अगर कुछ भी करना चाहो तो कर सकते हो, कुछ भी करना चाहो इन द सेंस पैसा ट्रांसफर करना चाहो, ठीक है। So it refers to fund transfer system where transfer of fund take place from one bank to another, ठीक है। एक बैंक से दूसरे बैंक अकाउंट में, कोई भी बैंक ब्रांच है, किसी भी पर्सन ने करना है आप कर सकते हो। आगे क्या लिखा है इसको इंसर्कल करिए, ऑन रियल टाइम एंड ग्रॉस बेसिस। यहाँ पे क्या पढ़ा था हमने, बैचेस में ट्रांजैक्शंस होंगी, यू हैव टू वेट। मान लो कि मैं बैंक में गई, मैंने नेफ्ट फॉर्म लगा दिया, तो बैंक वेट करेगा 5 बंदे और आएंगे या 10 बंदे और आएंगे, तब आपकी जो ट्रांजैक्शन वो सेटल होएगी। यहाँ पे कुछ भी वेटिंग नहीं है, वेटिंग पीरियड नहीं है, रियल टाइम है। जैसे ही आप बैंक में गए, आरटीजीएस फॉर्म फिल करा, पैसा ट्रांसफर करने के लिए आपने चेक लगाया साथ ही में पैसा ट्रांसफर, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है जी। तो समझ में आ गया कि आरटीजीएस क्यों होती है। एक तो किसी भी बैंक अकाउंट में हो सकती है, किसी भी ब्रांच में हो सकती है, अक्रॉस द कंट्री, और रियल टाइम बेसिस में होएगी, बैचेस में नहीं होती। सेटलमेंट इन रियल टाइम मीन्स, अब आगे लिख दिया है इसका मीनिंग, सेटलमेंट इन रियल टाइम मीन्स पेमेंट ट्रांजेक्शन इज नॉट सब्जेक्टेड टू एनी वेटिंग पीरियड। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन सेटल हो जाएगी एज सुन एज दे आर प्रोसेस्ड। जैसे ही आपने उसको प्रोसेस किया, जैसे ही आपने चेक वगैरह फॉर्म वगैरह फिल करा, साथ ही में आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो सेटल हो जाएगी। सो ट्रांजैक्शन इज सेटल ऑन 1-to-1 बेसिस विदाउट बंचिंग और नेटिंग। अभी जो मैंने आपको क्लस्टर की बात करी, ग्रुप की बात करी, तो इस तरीके की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 1-to-1 आप लोगों का यहाँ पे काम होना है, जो आपकी ट्रांजैक्शन है, आपको ग्रुप में या इस तरीके की कोई भी ट्रांजैक्शन के लिए वेट नहीं करनी पड़ेगी। ये फास्ट सिस्टम है क्योंकि आप वेट नहीं करते हो, बैंकिंग चैनल के थ्रू आप ट्रांजैक्शंस जो है वो इनिशिएट कर सकते हो। नाउ यू कैन नोट डाउन कि टाइम क्या है, ये अपने आप देख लेना कि वीकडेज में क्या है, बाकी आरटीआई गाइडलाइंस के थ्रू ये चेंज हो सकता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब जल्दी से इसके में हम फीचर्स करते हैं, क्योंकि हम पहले मेहनत कर चुके हैं ना उनके फीचर्स के ऊपर, तो आपको यहाँ पे कम मेहनत करनी पड़ेगी। हमने पढ़ा था कि नेफ्ट कराने के लिए ब्रांच क्या होनी चाहिए, नेफ्ट इनेबल्ड।
अब यहाँ पे लिखा है ऑल बैंक ब्रांचेस इन इंडिया आर नॉट आरटीजीएस इनेबल्ड, ओनली सीबीएस इनेबल्ड बैंक ब्रांचेस कैन एक्सटेंड दिस फैसिलिटी। ठीक है, तो सारी ब्रांचेस के पास ये फैसिलिटी नहीं है। अगर आपकी कोर बैंकिंग सिस्टम है, हमने पढ़ा इसका मीनिंग, आप पिछली वीडियो देख लेना, तो अगर आपकी सीबीएस इनेबल्ड ब्रांच है तो आप ये फैसिलिटी एक्सटेंड कर सकते हो। आरटीजीएस ट्रांजैक्शंस आर प्रोसेस्ड कंटिन्यूसली। ठीक है, बिजनेस आवर्स में ये आपकी कंटिन्यूसली ये ट्रांजैक्शंस चलती रहती हैं, ये बंद नहीं होती, आपको बैचेस के लिए वेट नहीं करनी पड़ती, इसलिए लिखा है कि ये कंटिन्यूसली आपका यहाँ पे काम होता है। नेक्स्ट लिखा है द रिसीविंग बैंक, यानी कि फॉर एग्जांपल कि कोई बाहर से पैसा भेज रहा है और मेरा बैंक रिसीविंग बैंक है, सो रिसीविंग बैंक हैज टू क्रेडिट कस्टमर अकाउंट विद इन 2 आवर्स। प्लीज टाइम नोट करिए यहाँ पे क्या लिखा है, वहां पे तो कोई टाइम पीरियड नहीं दिया था उन्होंने, यहाँ पे लिखा है कि विद इन 2 आवर्स जब आप पैसा ट्रांसफर करते हो आपका पैसा क्रेडिट हो जाएगा, अगर आप भेज रहे हो तो उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जो फी है इसके लिए वो वेरी करती है, वो चेंज है बैंक टू बैंक, कोई ज्यादा चार्ज करता है, कोई कम चार्ज करता है, मतलब उनके अकॉर्डिंगली, जैसे हमने पीछे पढ़ा है ना 5 रुपए, 15, 25, इस तरीके से यहाँ पे भी वेरी करती है। द मिनिमम ट्रांजेक्शन वैल्यू, अब अगर आपने 50,000 लाख रुपए का चेक फॉरेन में भेजना है तो वो आरटीजीएस के थ्रू नहीं होएगा। उन्होंने मिनिमम लिखा है, मिनिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू आपकी 2 लाख होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी भी हो जाए, 20 लाख, 30 लाख, 40, 50, उसकी कोई भी अपर सीलिंग, अपर लिमिट नहीं है। अब ध्यान से यही चीजें पढ़िए, यहीं से आपका डिफरेंस बन जाना है कि उसके लिए आपकी बैंक जो है वो एनएफ्ट इनेबल्ड होनी चाहिए, यहाँ पे आपकी बैंक जो है वो सीबीएस इनेबल्ड होनी चाहिए। वहां पे नेफ्ट में आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो बैचेस में सेटलमेंट होती है, यहाँ पे कंटिन्यूसली होती है, 1 to 1 बेसिस के ऊपर होती है, देयर इज नो वेटिंग पीरियड। नेक्स्ट वन लिखा है कि वहां पे एज सच कोई टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है कि आपकी ट्रांजैक्शन कब सेटल होएगी, बट देयर इज अ टाइम कंस्ट्रेंट कि आपकी विद इन 2 आवर्स आपकी ट्रांजैक्शन सेटल हो जाएगी। वहां पे फी जो है उन्होंने आपको लिख के दी है कि मिनिमम 1 लाख के लिए इतनी है, 2 लाख के लिए इतनी है। एज सच यहाँ पे कोई आपको प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा नहीं दिया, क्योंकि ये वेरी करती है फ्रॉम बैंक टू बैंक, ये ज्यादा हो सकती है किसी की कम हो सकती है। वहां पे अगर आपका बैंक अकाउंट है देन देयर इज नो लिमिट, सबने पढ़ा था वो, ठीक है, याद रखना कि नेफ्ट में अगर आपका बैंक अकाउंट है देन देयर इज नो लिमिट, इन केस यू डोंट हैव बैंक अकाउंट देन देयर इज अ लिमिट दैट 50,000 तक आप पैसा डिपॉजिट कराओगे, बट इन आरटीजीएस देयर इज मिनिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू, देयर इज मिनिमम लिमिट कि आप 2 लाख तक का एटलीस्ट अमाउंट डिपॉजिट कराओगे या ट्रांसफर करोगे या रिसीव करोगे, मैक्सिमम कितना है देयर इज नो लिमिट। ठीक है, सो ये चीजें आप देख लेना, इसके बाद भी इन्होंने डिफरेंस दिया है, जो चीज मैंने आपको अभी समझाई है ना, यहाँ पे ये चीज लिखी है, इवन इन्होंने शॉर्ट में लिखी है, आप प्रॉपरली इसका एक डिफरेंस बनाओगे नेफ्ट का और आरटीजीएस का, और मुझे इसके नोट्स जो है वो बाद में सेंड करो।